दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षाओं में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार स्वदेशी आंदोलन के तहत सारा जनमानस बंगाल से आंदोलन की शुरुआत होती है और धीरे धीरे इसका प्रसार पूरे भारत में फैलना शुरू होता है। उसी के बाद कुछ ऐसा होता है कि प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत हो जाती है, तब प्रथम युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर एक एक्ट लाया गया। उसी एक्ट के बारे में हमको पढ़ना है, इस रॉलेट एक्ट के बारे में हमको अध्ययन आज करना है। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक का जो उद्देश्य होगा, हम इस रॉलेट एक्ट के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, रॉलेट एक्ट के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार का गठन होता है, इसके मुख्य प्रावधान और उसके भारतीयों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया गया, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अब रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य कारण क्या था? होता यह है कि 1914, आप सभी जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, होता यह है कि इंग्लैंड का जर्मनी के साथ युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जर्मनी की तरफ रहता है तुर्की चूंकि पूरे मुस्लिम जो अनेक देश रहते हैं, उनसे जो खलीफा जो मानते थे, तुर्की के खलीफा रहते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो मुस्लिम वर्ग था वो ब्रिटेन की नीतियों से नाराज होने लगता है। और यही कुछ होता है भारत में भी। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था, राजनीतिक पार्टी थी, वो भी नाराज होने लगती है धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के साथ, और वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती है। लखनऊ पैक्ट में वो कांग्रेस के साथ मिल करके ये लोग आगे फर्दर आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। उधर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रहा है। ठीक है, अब रूसी विचारधारा से प्रभावित होकर के 1857 के बाद ही यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण होने की शुरुआत हो जाती है, जिसको बम मिलता है प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधियों का भारत में बहुत ज्यादा केंद्र हो गया था। अनेक छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन ओपन होने शुरू हो जाते हैं, जिसका दमन करना अंग्रेजों के लिए काफी जरूरी था। तो इसके लिए इनको एक कठोर कानून की जरूरत महसूस हो रहा था। दूसरा, अब इन क्रांतिकारी संगठनों का मदद करने के लिए अनेक भारतीय लोग इनको मानसिक और आर्थिक रूप से मदद कर रहे थे। हो कह रहा था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत होता है, अंग्रेजों को पैसे की जरूरत होगा, तो उन्होंने भारत सरकार से पैसे की डिमांड की। भारत सरकार ने उस पैसे को सप्लाई करने के लिए अनेक कर्जा ले लिया। अब ये कर्जे को पूरा कैसे किया जाएगा? कर्जे को पूरा करने के लिए उन्होंने व्यापारियों पर कर लगाना शुरू कर दिया, किसानों से लगान शुरू कर दिया, लेना शुरू कर दिया। तो जिसके कारण ये दोनों वर्ग थे, इनसे नाराज होने लगे और उन्होंने उन पार्टियों का समर्थन करना शुरू कर दिया जो ब्रिटिश जो सरकार थी उनका विरोध करते थे। तो जितने क्रांतिकारी जो संगठन थे, इनका क्या करते थे, विरोध करना शुरू कर दिया। अब उसी समय 1915 में भारत सुरक्षा अधिनियम बना था। इस अधिनियम का ये कार्य था कि भारत में क्रांतिकारी संगठनों का उदय होने न देना, भारत में जो उग्रपंथी और चरमपंथी आंदोलन चल रहे हैं उनका दमन किया। तो ये जो अधिनियम बना था, इसके पहला तो एक्सपायरी डेट आ गया था, ये 1918-19 में ये समाप्त होने वाला था। दूसरा, ये इतना प्रभावशाली नहीं हो पाया कि पूरे के पूरे आंदोलन को, क्रांतिकारी आंदोलन को कंट्रोल कर सके। अतः इसके लिए इन्होंने रॉलेट एक्ट भारत में लाने का प्रावधान किया, एक ऐसा कठोर कानून लाने का प्रावधान किया जो कांग्रेस के प्रभाव को रोक सके और इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक सके। अब इस रॉलेट एक्ट का गठन कैसे किया गया, इसको हम इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, इसको तिथि बार हम समझेंगे। इंग्लैंड के एक हाई कोर्ट के जज थे सिडनी रॉलेट। इनसे संपर्क किया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इनसे कहा जाता है कि आप एक कमेटी का गठन कीजिए। उस कमेटी का क्या कार्य रहेगा? उस कमेटी का कार्य रहेगा कि भारत में ये जो षड्यंत्र चल रहा है क्रांतिकारियों के द्वारा, ये कैसे तैयार होते हैं, इनको इसके पीछे मोटिव क्या होता है, उसका पता लगाना, और इसके रोकने के लिए, इन षड्यंत्रों को रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान किया जाए, इसके बारे में पता लगाना। और इस कमेटी का नाम दिया गया सेविसन कमेटी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष बनते हैं इंग्लैंड के जो हाईकोर्ट के जज होते हैं सिडनी रॉलेट।
इन्हीं के नाम पर इस एक्ट को भारत में बाद में ये प्रसिद्ध होता है, रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध होता है। अब ये कमेटी जब बन जाता है 10 सितंबर आपका 1916 में बन जाए, ठीक है, सॉरी 17 में बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये एक्ट 4 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 15 अप्रैल 1918 को ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, भारत सचिव के सामने इस पर अध्ययन किया जाता है और उनके सुझावों को लेकर के भारत की जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है वहां पर बिल प्रस्तुत किया जाता है फरवरी 1919 में। इस रिपोर्ट के आधार पर 2 बिल प्रस्तुत होता है, प्रथम और द्वितीय। अब भारतीय व्यवस्थापिका में जितने भी भारतीय सदस्य थे केंद्रीय व्यवस्थापिका में, सबने इस पर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण पहला बिल तो खारिज हो जाता है, पास नहीं हो पाता है। लेकिन जो दूसरा बिल होता है वो मार्च 1919 में पारित हो जाता है और मार्च में ही ये कानून के रूप में बनकर के भारत में लागू हो जाता है, जिसको कहा जाता है क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919, इस नाम से प्रसिद्ध होता है। इसके प्रमुख तिथियों के बारे में पढ़ लेंगे, कब कब इसकी प्रमुख तिथि हुई है। जैसे 10 दिसंबर 1917 को रॉलेट समिति की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रॉलेट महोदय थे, ठीक है। 15 अप्रैल 1918 को क्या किया, इन्होंने अपने रिपोर्ट 4 महीने के बाद भारत सचिव को सौंप दिया कि इस तरह के प्रावधान होने चाहिए। 6 फरवरी को सर विलियम विंसेंट के द्वारा इसको कहां प्रस्तुत किया गया, भारतीय संसद में केंद्रीय व्यवस्थापिका में इसको प्रस्तुत किया गया, उस पर चर्चा होती है। 10 मार्च 1919 को क्या होता है, इसको केंद्रीय विधान परिषद के द्वारा रॉलेट एक्ट पास कर दिया जाता है। 18 मार्च 1919 को यह अधिनियम कानून के रूप में भारत में लागू हो गया। अब ये एक्ट जो लागू होता है, इस सारे प्रोसेस में भारतीय जब इसके प्रावधानों को पढ़ते हैं तो वो विरोध करना शुरू करते हैं। विरोध करने वाले में प्रमुख लोग कौन है, अच्छा रिपोर्ट में कहा गया था, रॉलेट समिति जो रिपोर्ट की थी उसमें कही क्या थी, इसके आधार पर बिल बनता है। पहला क्या होता है कि नागरिक अधिकारों को लगे युद्धकालीन प्रतिबंधों को अस्थायी किया जाए। युद्ध काल में आम जनजीवन पर, आम जनता पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो ये रिपोर्ट कहता है कि भाई वो जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, युद्ध समाप्त हो जा रहा है 1919 में, तब भी इस प्रतिबंधों को कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा, राजद्रोह के कार्य होने पर संदेह मात्र, हम इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो प्रूफ हो जाए, उस पर मात्र संदेह के क्या करना चाहिए, हमको उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। जिस व्यक्ति पर ये संदेह होता है उस पर मुकदमा चलाना चाहिए, उसको नजरबंद कर देना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई विरोध का जो कारण है, कई पुस्तकों का भंडारण हो रहा है, वितरण हो रहा है, उसको भी रोकने का प्रावधान किया जाए, ठीक है। मुकदमे या सुनवाई के लिए विशेष अदालत का निर्माण किया जाए, ठीक है। और साक्ष्य के अनुसार कुछ ऐसे साक्ष्य जिनको भारतीय संविधान, उस समय तत्कालीन भारतीय न्यायालय या साक्ष्य अधिनियम, जो उस समय भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, जिनको मान्य नहीं करता था, उनको मान्य करने का प्रावधान किया जाए। और इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट एक्ट के प्रावधान बनते हैं। अब जब ये रॉलेट एक्ट भारतीय संसद में या केंद्रीय व्यवस्थापिका में आता है तो देखिए कई लोग इसका विरोध करना शुरू करते हैं। जैसे कांग्रेस ने विशेष रूप से इसका विरोध किया, ठीक है। समाचार, सारे भारतीय समाचार पत्रों में इसके विरोध के लिए प्रकाशन होने लगे, लेख लिखने लगे, ठीक है। काउंसिल के जो भारतीय सदस्य थे उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि इसको मत लाइए। महात्मा गांधी ने गुस्सा करके, क्योंकि इस समय तक महात्मा गांधी का एंट्री हो जाता है 1915-16 में, ये भारतीय राजनीति में आ चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अंग्रेजों को शैतान की संज्ञा दे दी, ठीक है। पंडित मालवीय, श्रीयुत विट्ठल भाई पटेल, मजहर हक जैसे लोग, उन्होंने क्या किया, व्यवस्थापिका में रहते हुए इसका विरोध करने की शुरुआत की, लेकिन अंग्रेज इस पर बिल्कुल नहीं मानते। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि इस अधिनियम में न अपील की कोई गुंजाइश है, न वकील की कोई गुंजाइश है, न ही दलील की कोई गुंजाइश किया गया है। अतः यह जो अधिनियम है, जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं, इस पर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। अब ये जो विरोध करने का कारण क्या था कि जब ये कानून बनता है, उसके प्रमुख प्रावधान देखिए क्या क्या है। पहले शक के आधार पर किसी पर को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, मात्र शक के आधार पर, ठीक है। दूसरा, अगर आप गिरफ्तार कर दिए हो और आप अगर अच्छे व्यवहार प्रदर्शित करते हो, तब अंग्रेज अधिकारी के या मंशा के अनुसार आपको जमानत मिलेगी। एक तो जमानत जल्दी मिलेगा नहीं, जमानत का प्रावधान ही नहीं है। अगर मिलेगा भी तो क्या आपको बड़े अमाउंट में सिक्योरिटी या धनराशि आपको जमा करना पड़ेगा।
तीसरा, पूरा का पूरा जो न्यायालय प्रक्रिया है, मुकदमा की प्रक्रिया है, पहले पुराने समय में क्या होता था, निचली में फिर उच्च अदालत में लंबा प्रोसेस चलता था, तो पूरा का पूरा ये प्रक्रिया तेजी के साथ हो, भारतीय तेजी के साथ गिरफ्तार हो, उन पर केस तेजी के साथ लागू हो, उसके लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया। इस न्यायालय में 3 हाई कोर्ट के जज रहेंगे और इनका निर्णय को चैलेंज नहीं किया पाएगा, इनका निर्णय क्या होगा, आखिरी मान्य निर्णय होगा। ठीक है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो ये कहता था कि कई ऐसे चीज साक्ष्यों को ये मानने से इनकार कर देता था, सबूत मानने से इनकार कर देता था। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये कहता है कि अगर पुलिस के समक्ष कोई व्यक्ति कोई चीज समक्ष गवाही अगर देता है या अपनी गुनाह को कबूल करता है तो उसको ऐसे साक्ष्य नहीं माना जाएगा, कि हो सकता है कि वो पुलिस के मौजूदगी में उनके दबाव में गवाही दिया, उसको न्यायालय में आकर के अपनी गवाही या जो अपराध किया है उसको स्वीकृत करना पड़ेगा। ये जो एक्ट हो गया कि इसके कारण उसने कहा अब अदालत निर्णय करेगा कि किसको साक्ष्य माना जाए या किसको साक्ष्य नहीं माना जाए। मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जिन चीजों को साक्ष्य मानने से इनकार किया गया था, ये अदालत चाहे, ये न्यायालय चाहे तो उनको साक्ष्य के रूप में मंजूर कर सकता है। कोई भी गैर कानूनी सामग्री या पुस्तक उनके प्रकाशन पर, उनके वितरण पर, उनके रखने को गैर कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया, उनको अपराध घोषित कर दिया गया। संदिग्ध भारतीय जो थे भाई, बाकी ये जो कर्म थे क्रांतिकारियों के लिए थे, बाकी भारतीयों के लिए नियम कानून इसी में जोड़ दिया गया कि कोई भी अगर संदिग्ध सरकार को लगता है तो उनके कोई भी सभा करने के लिए, उनको धार्मिक एक्टिविटीज करने के लिए, उनको राजनीतिक एक्टिविटीज करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। इसमें कहा गया कि नजरबंद जो किया जाए गया है, अगर किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जाए तो अनिश्चितकालीन के लिए है, किसी को किसी भी मुकदमा बिना चलाए जेल में डाल सकता है और कितने समय के लिए, 2 वर्षों तक उसको जेल में डाला सकता है। कोई अगर व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसको यह जानने का अधिकार नहीं होगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, उस पर किस धाराओं में मुकदमा चल रहा है और उसके खिलाफ कौन गवाही दिया है, कौन उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया है। तो इस तरह के सारे प्रावधान इस रॉलेट एक्ट में थे, जिस कारण भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू। अब देखिए क्या होता है, रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा है, विरोध की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। ठीक है। 4 अप्रैल 1919 को विरोध प्रदर्शन किया गया और इसको क्या नाम दिया गया, ब्लैक संडे का नाम दे दिया गया। अब संपूर्ण भारत में इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, हड़ताल शुरू हो जाता है। ठीक, हमने पढ़ा है कि व्यवस्थापिका सभा से क्या होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजरूर हक जैसे बड़े नेता, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ आ ही गया है। 24 फरवरी 1919 को महात्मा गांधी ने कहा कि इस आंदोलन, इसके एक्ट के विरोध के लिए, रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए हम क्या करेंगे, एक विशेष सत्याग्रह सभा का निर्माण कर रहे हैं। तो 24 फरवरी 1919 में इसका गठन किया और इस सभा के द्वारा उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया गया। उन्होंने एक अपील किया कि हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर दिन पूरे भारत में हड़ताल करने की शुरुआत करते हैं। उसी समय 30 मार्च 1919 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा, और ये इस एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि 6 अप्रैल 1919 पर पूरे देश में जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं, जितने भी दुकानें हैं, सभी लोग क्या करेंगे, हम लोग हड़ताल करेंगे, अपनी दुकानों को बंद करेंगे। यही 4 अप्रैल को भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया और ब्लैक संडे के नाम से सारे के सारे विरोध प्रदर्शन को किया गया। 4 अप्रैल जितने भाई सब थे, अलग अलग संगठनों के सदस्य लोग थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया गया। ठीक है। होम रूल के सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य, सत्याग्रह सभा के सदस्य, सभी लोग मिलकर के आंदोलन करने की शुरुआत कर दी है। ठीक है। अनेक छोटे छोटे संगठनों ने क्या किया, आंदोलन करने की शुरुआत कर दी। इस प्रकार देख रहे हैं कि हम इस रॉलेट एक्ट का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने की शुरुआत हुई। अब 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसको जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इससे पहले क्या होने लगा, हिंसात्मक, अब ये आंदोलन धीरे धीरे क्या रहे, हिंसात्मक होने लगे। ठीक है। बॉम्बे, अहमदाबाद और प्रमुख जगहों पर क्या हो गया, हिंसा शुरुआत हो गई। ठीक है। हिंसात्मक होते हुए आगे चलकर के गांधी जी इस आंदोलन को भले ही वापस ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये आंदोलन ने क्या किया, पूरे देश को एकजुट होकर के ब्रिटिश जो इस एक्ट के खिलाफ था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, उनको विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम इतिहास में निकलता है 13 अप्रैल 1919 को एक पंजाब के अमृतसर में एक
अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा निर्मम भारतीयों को जो सभा के लिए इकट्ठा हुए थे उनकी हत्या की जाती है। इतिहास में उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसको विस्तृत रूप में हम अगले क्लास में, ठीक है। अंत में देखते हैं कि लगभग आपका जाते हुए मार्च 1922 में इतने विरोध प्रदर्शन के द्वारा जब भारतीय इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं तो अंत में मार्च 1922 में रॉलेट एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार एक काला कानून जो भारतीय अंग्रेजों के द्वारा विश्व युद्ध भले ही समाप्त हो जाता है, लेकिन क्रांतिकारी संगठनों के दमन के लिए भारत में जो लागू किया जाता है, पूरे भारतीय एकजुट होकर के उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। मुख्य धारा के नेता इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और अंत में यहाँ से गांधी युग की शुरुआत होती है और महात्मा गांधी आगे चल करके पूरे भारतीय पॉलिटिक्स में छा जाते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे संबंधित हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे रॉलेट समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, रॉलेट समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है, रॉलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे, सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। इसी के साथ आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।